हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज का जो हमारा रिवीजन का सीरीज चालू हुआ है वो है चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस। अब जिस स्टूडेंट्स को जो स्टूडेंट ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो जैसा कि हम लोग ने बात किया था कि हमारा जो रिवीजन का सीरीज है उसका टारगेट क्या रखा था हम लोग ने, मॉर्निंग के टाइम पे मतलब 9 to 10 AM के बीच में आपको बोला था चैप्टर का रिविजन मिलेगा, एंड इवनिंग के 9 to 10 के बीच में उस चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आपको वहां पे कराए जा रहे हैं। तो ये जिस स्टूडेंट ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने लिया था इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्लियर है। वहां पे वो चैप्टर कंप्लीट किया था, उसका ऑब्जेक्टिव भी आपको इवनिंग में मींस 9 to 10 के पास में आपको वीडियो भी मिल गया था। तो सेम आज इसको भी मॉर्निंग के टाइम पे, मतलब ये जो आप वीडियो देख रहे हो तो इवनिंग के टाइम 9 to 10 PM में आपको क्या मिल जाएगा, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव मिलेगा कंप्लीट, क्लियर। तो थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, जो हम लोग ने कल पढ़ा था उसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़े थे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बताया गया था जिस स्टूडेंट ने अभी तक कोई भी मतलब कंप्लीट नहीं किया था उनके लिए स्पेशली ये मीन्स रिवीजन जो सीरीज है वो मैंने चालू किया था, ताकि वो मीनिंग प्लस पॉइंट वो अपना क्लियर करते चले। तो कल जो हम लोग ने पढ़ा था कितने क्वेश्चंस पढ़े थे, 4 क्वेश्चंस, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों फीचर्स को मैंने बोला था साथ में आप करोगे। अगर फीचर्स ऑफ माइक्रो की बात करोगे तो देखो दोनों का कैसे करना था, मैंने बताया दोनों का स्टडी क्या है, इसका इंडिविजुअल नेचर क्या है, उसका एग्रीगेट नेचर क्या है, मेथड क्या है, स्लाइसिंग मेथड एंड लंपिंग मेथड है। नेक्स्ट अगर मैं थ्योरी की बात करूंगा, प्राइस थ्योरी एंड इनकम थ्योरी। एंड अगला क्या टॉपिक था हमारा, स्कोप, लिमिटेड स्कोप एंड वाइडर स्कोप। लास्ट हमारा 5th जो कॉमन पॉइंट था, इक्विलिब्रियम क्या है इनका, पार्शियल एंड जनरल। एंड ऑब्जेक्टिव्स में भी आप लोगों ने देखा किस तरीके से क्वेश्चंस वहां पे बने, तो ऑब्जेक्टिव 5 पॉइंट्स कॉमन हो गए, उसके बाद माइक्रो के 3 से 4 पॉइंट जो एक्स्ट्रा आपको वहां पे बन रहे हैं वो आपको क्लियर कर लेना है। जैसे बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन था, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर था, एंड नेक्स्ट आपका और क्या पॉइंट, रिसोर्सेस एलोकेशन बना था। तो 3 to 4 पॉइंट्स एक्स्ट्रा जो भी आपके बने थे, एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच वहां पे था पॉइंट में। अब मैक्रो की बात करोगे तो ग्रोथ मॉडल नेक्स्ट अगला पॉइंट दिखा था, जनरल प्राइस लेवल आपको दिखा था, बेस्ड ऑन इंटरडिपेंडेंस दिखा था, पॉलिसी ओरिएंटेड दिखा था। तो ये आपके हो गए आपके दोनों फीचर्स। अब मैं अगर स्कोप की बात करूं, माइक्रो का स्कोप क्या बताया था, 3 थ्योरी में क्या था आपका, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। अब उसमें भी सब पॉइंट्स कैसे बोले थे, 2 4 3। तो प्रोडक्ट प्राइसिंग में अगर आप देखते हो तो थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई 2 हो गए। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट होता था। एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में क्या हम लोग ने देखा था, इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, इफिशिएंसी इन कंजम्पशन एंड ओवरऑल इफिशिएंसी, क्लियर है। तो ये आपका यहाँ पे माइक्रो कंप्लीट हुआ, उसका ऑब्जेक्टिव आपको वहां पे सीरीज मिल गया। तो नेक्स्ट इसी वे में हम लोग कंटिन्यू, जब तक आपका एग्जाम नहीं कंप्लीट हो जाता है तब तक का कंटिन्यू रिवीजन सीरीज एंड डेली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट टिप्स आपको मिलता रहेगा आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। तो आज हम लोग ने जो पिक किया चैप्टर नंबर 2, इसका सेम पहले हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट में रिविजन करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जिस स्टूडेंट्स का मैंने बताया कि आपको कुछ भी कंप्लीट नहीं है, आपको अब कंटेंट उतना तो याद हो नहीं पाएगा, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको कंप्लीट करने हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो तो मैं आपको बता दूंगा, जो लॉन्ग आंसर जैसे आपका हो गया तो वो आपको कंप्लीट करना ही करना है। अब अगर आपसे देखो पूरा कंटेंट नहीं हो पाता, मतलब पूरा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं हो पाता है, तो जो आपको यहाँ पे देखो शॉर्ट रिवीजन का जो नोट्स मिल रहा है, एटलीस्ट आप नोट्स भी रिवीजन नोट्स के जैसा भी आपने वहां पे एग्जाम में लिख दिया तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे वहां पे। जैसे मैं बात करता हूँ, पहले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, कितना क्वेश्चंस पढ़ना है इसमें, यूटिलिटी कॉन्सेप्ट में कितने क्वेश्चन पढ़ने, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, लॉ ऑफ डीएमयू विद अजम्पशन एंड एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है। अगर टॉपिक में देखोगे तो लॉ ऑफ डीएमयू विद अजम्पशन एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्ट रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू, तो ये दोनों सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। ये टाइप्स एंड फीचर्स की बात करोगे, देखो चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सबसे आप पहले पिक करो, डीएमयू रिलेशन दोनों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बट वो क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर देखोगे कंटिन्यू रखे गए थे, तो इंपॉर्टेंट के हिसाब से आपको करना है। बट जैसे मैं समझाना चाहता था, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी इनकेस अगर आपको आ जाता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, जैसे आपको मैंने बताया कि रिविजन का नोट्स आपको फ्री मिलेगा, ऑब्जेक्टिव्स का नोट्स आपको फ्री मिलेगा, जिसका रिविजन अच्छे से हो गया है, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है, उनको पूरा डिटेल मतलब एग्जाम में कैसे प्रेजेंटेशन देना है पूरा फुल नोट्स चाहिए तो वो भी आपको फ्री मिलेगा। मैंने मेंशन किया था, अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन किया था, उस पर आप जो चैप्टर्स आपका रिवीजन हो रहा है, जो भी नोट्स आपको चाहिए, कंप्लीट नोट्स आपको वहां पे मिल जाएगा।
बट ध्यान रखना, जिस स्टूडेंट का मैंने बोला कुछ नहीं पढ़ के वो रिवीजन वाला, मतलब ये इस तरीके से एग्जाम में लिखो। बट जिसका ऑलरेडी पढ़ के हो गया भाई, तो वो डिटेल में जो आपको नोट्स मिलता है वैसा प्रेजेंटेशन आपको एग्जाम में देना है। तो इसीलिए स्पेशली मेंशन कर दे रहा हूँ भाई, जिन स्टूडेंट्स का अभी तक ज़्यादा कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है उनको रिवीजन के जैसा लिखना है। बट जिसका कंप्लीट हो चुका है और यही नोट से आप कंप्लीट कर रहे हो, मतलब इसी मेरे ही नोट से आप पढ़ रहे हो, तो रिवीजन के बाद अगर कंटेंट वाला नोट्स आप पढ़ते हो तो 100% बोलते हो फटक से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। दोनों चीज, कॉन्सेप्ट आपको समझने में, याद करने में, दोनों में आसानी हो जाएगी। 4 क्वेश्चंस पढ़ने थे। चलिए पहले क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी की बात करते हैं। पहले देखो आपको नाम याद रखना है, कितने टाइप्स दिख रहे हैं? 6 टाइप दिख रहे हैं। कितने टाइप दिख रहे हैं? सॉरी 6 टाइप दिख रहे हैं आपके। नॉलेज, सर्विस, फॉर्म, प्लेस, टाइम, पोजीशन। नॉलेज, सर्विस, फॉर्म, प्लेस, टाइम एंड पोजीशन। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैंने उनको क्या याद करने के लिए बोला था? मीनिंग पॉइंट्स याद रखने के लिए बोला था, मीनिंग एंड पॉइंट्स याद रखने के लिए बोला था। सॉरी यहाँ पे मीनिंग मैंने आपको बताया नहीं। यूटिलिटी का क्या मतलब होता है? यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट का ये मतलब होता है कि कोई भी गुड्स की वो कैपेसिटी जो मुझे सेटिस्फाई करेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूटिलिटी। अब जैसे जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनको ये कॉन्सेप्ट समझा नहीं होगा मैंने क्या बोल दिया। तो मैं सिंपल सा बोलता हूँ, कोई एक बंदा प्यासा है, उसको पानी हम लोग पिलाते हैं, तो उसको कुछ सेटिस्फैक्शन, फुल सेटिस्फैक्शन नहीं, कुछ सेटिस्फैक्शन उसको मिलेगा। जो एक गिलास उसने पानी पिया, उससे उसको कुछ सेटिस्फैक्शन उसको मिलेगा, कुछ यूटिलिटी उसको मिलेगी। बराबर है? गुड्स की वो कैपेसिटी जो उसको सेटिस्फाई करेगी, उसकी वांट्स को सेटिस्फाई करेगी, उसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आपको कुछ यूटिलिटी मिलेगा, मतलब कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। बराबर है कि नहीं? फुल सेटिस्फैक्शन की गारंटी नहीं बोल सकता, बट कुछ सेटिस्फैक्शन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे 2 तरीके का मीनिंग, दोनों का सेम मतलब है। वांट्स सेटिस्फाइंग, जो वांट्स है, जो भाई तुम्हारी वांट्स है, उसको सेटिस्फाई करने का किसका? पावर ऑफ ए कमोडिटी। जो कमोडिटी की पावर होगी उसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी। उसी को हम लोग दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं? कैपेसिटी ऑफ द गुड्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। किसी भी गुड्स की वो कैपेसिटी जो सेटिस्फाई करेगी ह्यूमन वांट्स को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। अब देखिए, जो यहाँ पे क्लास में बच्चे हैं, कुछ लोग को यूटिलिटी भी मिलता है और कुछ लोग को डिसयूटिलिटी भी मिलता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आता है और कुछ स्टूडेंट्स को मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं समझ में आता है। अब जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो उनके लिए वो डिसयूटिलिटी है। क्लियर है कि नहीं? जिसके लिए बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, सब बाउंस हो जा रहा है, सब बाहर से जा रहा है, तो उनके लिए डिसयूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है। बट मेजॉरिटी पब्लिक को समझ में आ रहा है कि सर क्या लेक्चर्स ले रहे हैं, सर के जो लेक्चर्स लिए उससे कितना बेनिफिट हो रहा है, तो उनके लिए उन्होंने कुछ यूटिलिटी डिराइव्ड किया। अब बात करते हैं टाइप्स की। टाइप्स में बताया 6 यूटिलिटी, पहले तो आप नाम याद रख लो। नॉलेज, सर्विस, फॉर्म, प्लेस, टाइम एंड पोजीशन। अब नॉलेज यूटिलिटी की बात करूंगा। नॉलेज यूटिलिटी, अब यहाँ पे देखिए, टाइप्स, मीनिंग, एग्जाम्पल। अगर इकोनॉमिक्स याद आपको नहीं होता है, इकोनॉमिक्स अगर याद आपको नहीं हो रहा है, तो मीनिंग पहले, सॉरी पॉइंट्स आप पहले पढ़ लो। पॉइंट्स के बाद पहले आप एग्जाम्पल समझो कि ये एग्जाम्पल इसमें क्यों लिखा गया है, किस बेस पे लिखा गया है। देन आप मीनिंग करो या फिर अपोजिट कर लो। आप मीनिंग पहले समझ लो, उसके बाद एग्जाम्पल्स। अब जैसे बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चे या फिर मराठी मीडियम के बच्चे या फिर उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है कि मतलब उनको उतना बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश नहीं है, तो क्या करने में उनके लिए सबसे बेस्ट आइडिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी हिंदी मीडियम से मैंने किया है, तो मैं जो इकोनॉमिक्स जो मैंने स्टार्टिंग से कंप्लीट किया था इसी बेस पे किया था। पर इन केस अगर मुझे मेरी मीन्स 12th लेवल में जब मैं था, उतनी परफेक्ट इंग्लिश नहीं थी, उतना परफेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता था, तो मीनिंग सॉरी पॉइंट के बाद, मतलब टॉपिक के पॉइंट्स के बाद पहले एग्जांपल समझता था कि ये एग्जांपल इसमें क्यों दिया है, क्या रीजन से के हिसाब से दिया है। देन उसके बाद मैंने मीनिंग किया, और मीनिंग मैंने इसी तरीके से प्रिपरेशन कराया। इसी ये मेरी स्ट्रेटेजी 12th में थी जो मैंने फॉलो किया। मतलब रिवीजन करता था, रिवीजन का शॉर्ट में मैंने एक नोट्स बनाया, नोट्स के बेस पे बाद में फुल नोट्स पढ़ा। मतलब पहले हिंदी मीडियम वालों को काफ़ी ज़्यादा इशू होता है, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम के स्टूडेंट को सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो उनको क्या करना है, सबसे पहले आप मीनिंग पॉइंट्स करो। इकोनॉमिक्स का जितने भी आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है सबकी बात बता रहा हूँ, मीनिंग कर दो, पॉइंट्स कर लो। पहले वो टेंशन नहीं लेना है, मीनिंग पॉइंट्स कंप्लीट किया, उसके बाद शॉर्ट में देखो रिवीजन नोट्स मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मीनिंग पॉइंट्स आपका कंप्लीट होता है, रिवीजन नोट्स आप देख लो। रिवीजन नोट्स के बाद में आपको क्या करना है, फिर आपको जो फुल कॉन्सेप्ट है वो पढ़ने हैं। बट आपके पास अभी लिमिटेड टाइम है तो थोड़ी सी स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी।
नॉलेज यूटिलिटी की, चलिए बात करते हैं। नॉलेज यूटिलिटी में क्या लिखा है एग्जांपल, जैसे मोबाइल फोन्स एंड कंप्यूटर। अब जैसे हम लोग कोई भी मोबाइल फोन लेते हैं, कोई भी कंप्यूटर लेते हैं, उसके फंक्शन के बारे में कब नॉलेज होता है, जब हम लोग उसको यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा। एक ये कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हो कि हम लोग जब उसको यूज करना चालू करेंगे तो जितने भी फंक्शन उसमें होते हैं, कौन से फंक्शन का कितना यूज है, कैसा होता है वगैरह डिटेल पता चलता है। मीन्स कंज्यूमर एक्वायर्स नॉलेज अबाउट ए प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट की नॉलेज जब बंदे को मिलेगी उसको बोलते हैं नॉलेज यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन एंड कंप्यूटर्स का माइंड में याद रखना क्यों दिया गया था, क्योंकि मोबाइल फोन में इतने ज्यादा फंक्शन होते हैं, इतनी सारी एप्लीकेशन होती है कि उसका यूज कब होगा, मीन्स नॉलेज अपने को कब मिलता है जब हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करते हैं। सर्विस की बात करेंगे, जो आपको ये प्रोवाइड की जा रही है, सिंपल सा बोल देते हैं, जो आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूं मैं, सर्विस यूटिलिटी है। डॉक्टर पेशेंट को देता है, सर्विस यूटिलिटी है। सीए अपने क्लाइंट को देता है, सर्विस यूटिलिटी है। सर्विस रेंडर्ड बाय ए वेरियस प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल होते हैं उनसे आप जो सर्विस रेंडर कर रहे हो, सर्विस जो आप ले रहे हो, वो नहीं समझता एग्जांपल तुरंत देखो, टीचर टू स्टूडेंट, डॉक्टर टू पेशेंट, सीए टू क्लाइंट वगैरह एग्जांपल समझ सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी जैसे कि हमारा फर्नीचर दिख रहा है, तो फर्नीचर ये तो बनाया गया, लकड़ी का यूज करके बनाया गया फर्नीचर। इसको तो ये पहले किस में था, वुड में था, मतलब उसको हम लोग ने एक प्रॉपर शेप दिया तो इस फॉर्म में बन गया। क्लियर है। अब आपने स्टील प्रोडक्ट घर में देखा होगा, वो पहले रॉ मटेरियल के फॉर्म में था, उसको हम लोग ने स्टील प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। मतलब ये बोलना चाहता है सीधा कि किसी भी चीज को, किसी भी प्रोडक्ट को हम लोग जब एक शेप में दे देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। चेंजिंग द शेप ऑफ द मटेरियल, जो मटेरियल का शेप में किसी में दे दिया तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। वुड इनटू फर्नीचर, जैसे हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं लकड़ी को एक फर्नीचर आइटम में, क्या हो गया ये फॉर्म यूटिलिटी। रॉ मटेरियल इनटू स्टील प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, स्टील प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमारा किसका एग्जांपल है, फॉर्म यूटिलिटी का। प्लेस यूटिलिटी कब होता है, इस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है प्लेस यूटिलिटी, जब प्लेस की वजह से यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है। मतलब प्लेस समझते हैं, जैसे ये अपना महाराष्ट्र एंड जम्मू कश्मीर की बात कर लो, तो जम्मू कश्मीर का जैसे वुलन क्लोथ्स की अगर मैं बात करूं, वुलन क्लोथ्स का डिमांड उधर कैसा ज्यादा है कंपेयर टू इधर, मीन्स महाराष्ट्र के कंपेयर में वहां पे ज्यादा है। क्यों, इसका रीजन क्या बोल सकता हूं मैं, प्लेस यूटिलिटी। भाई प्लेस डिफरेंट डिफरेंट है। यूपी का भी आप एग्जांपल देखो, महाराष्ट्र में वुलन क्लोथ्स मतलब ठंडी के जो कपड़े हैं यूज कम होते हैं कंपेयर टू यूपी, बिहार, एमपी वगैरह। क्लियर है। तो ये एग्जांपल किसका बोल सकते हो आप, प्लेस का। नहीं तो जम्मू कश्मीर का सबसे बेस्ट एग्जांपल आप बोल सकते हो, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो यहाँ पे यूटिलिटीज इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन द प्लेस ऑफ यूटिलाइजेशन, प्लेस की वजह से किसी कमोडिटी का यूटिलाइजेशन अगर बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल वुलन क्लोथ्स का जो है कोल्ड प्लेसेस, मतलब जैसे एग्जांपल मैंने दिया था कि जो हमारा जम्मू कश्मीर है या फिर अदर बाहर की जो कंट्रीज है जहाँ पे कोल्ड प्लेसेस है, ठंडी जगह, वहाँ पे वुलन क्लोथ्स का यूज ज्यादा होता है कंपेयर टू महाराष्ट्र के। टाइम की बात करेंगे सेम, मीनिंग सेम, यूटिलिटी इज इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन द टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन, टाइम की वजह से। सेम एग्जांपल जो मैंने अभी बताया था, टाइम की वजह से, जैसे रेनी सीजन है तो अम्ब्रेला की यूटिलिटी ज्यादा हो जाती है। यूटिलिटी क्यों ज्यादा है, क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है, भाई लोगों को डिमांड ज्यादा है। डिमांड का रिलेशन यूटिलिटी के साथ है वो बाद में देखेंगे, बट कॉन्सेप्ट समझो कि भाई रेनी सीजन है, छाते की डिमांड क्या होगी, ज्यादा हो गई। और गर्मी का सीजन है, समर सीजन है, तो एसी का डिमांड बढ़ गया, कोल्ड ड्रिंक का डिमांड बढ़ गया, आइसक्रीम की डिमांड बढ़ गई, मतलब इसकी यूटिलिटी ग्रेटर हो जाती है उस पर्टिकुलर टाइम में, टाइम के लिए, तो इसको बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। लास्ट अगर हम लोग बात करें पोजीशन यूटिलिटी, क्या क्या है, पोजीशन यूटिलिटी मींस होता है ट्रांसफरिंग द ओनरशिप फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मतलब सिंपल सा बोलना चाहता हूँ, गया मैं मार्कर, दुकान में गया मार्कर लेने के लिए, तो मार्कर का 25 रुपीज उसको पे किया और 25 रुपीज मैंने ले लिया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये मार्कर का मालिक कौन हो गया, मैंने उसको क्या किया, पेमेंट किया और उसके बदले ले लिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ट्रांसफर हो जा रहा है ओनरशिप ऑफ द गुड्स, गुड्स का मालिक चेंज हो रहा है। तो ये कहाँ पे पॉसिबल है, सेलर टू बायर, सेलर प्रोवाइड करता है बायर को सामान बेच के, उसके बदले वो क्या एक्सचेंज करता है, मतलब जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो है कैश। टाइप्स क्लियर। 6 पॉइंट शॉर्ट में देखो, जो स्टूडेंट का बार बार बोला जा रहा है, जिस स्टूडेंट्स का अभी तक ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ के हुआ है वो अगर पहले फोकस रखो मीनिंग पॉइंट्स क्लियर हो रहा है तो रिवीजन नोट्स पे आ जाओ। रिवीजन नोट्स का भी लिख दिया अगर आप लोगों ने तो भी मैं बोलता हूँ 45 to 55 तक पहुंचोगे तुम लोग। और जिनका ऑलरेडी पढ़ के हुआ है तो डिटेल जो नोट्स है उस तरीके से मीन्स पढ़ना है टोटल। अब बात करते हैं देखो फीचर्स का। फीचर्स बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है, फीचर्स बहुत सारे स्टूडेंट को डिफिकल्टीज भी होती है समझने में भी लिखने में भी। अगर मैं फीचर्स की बात करूँ, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी की बात करूं, इसको पहले याद कैसे करोगे, देखो इधर 3 कॉन्सेप्ट, 3 डिफरेंस, पहले याद करने का कॉन्सेप्ट देखो, एंड 2 इसका
3 3 6 2 8 8 पॉइंट्स आपके रेडी हो गए। 3 कॉन्सेप्ट मतलब 3 पॉइंट इसके ऐसे जो कॉन्सेप्ट वाले हैं, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, रिलेटिव कॉन्सेप्ट, इथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। पहले पॉइंट्स देखो कैसे रटोगे। 3 हो गए कॉन्सेप्ट, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, रिलेटिव कॉन्सेप्ट, इथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। 3 हो गए डिफर्स, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। तीनों डिफर्स हो गए। नेक्स्ट लास्ट में बात किया 2 इज देखो इधर दिख रहा है, यूटिलिटी इज बेसिस ऑफ डिमांड, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। एंड नेक्स्ट एक्स्ट्रा 2 पॉइंट और लिखा है मैंने, मतलब 8 पॉइंट्स अगर आपको रेडी करना है शॉर्ट नोट्स में, वैसे भी आपको 6 to 8 पॉइंट्स से देखने। तो 8 पॉइंट्स कैसे याद रखना है वो मैंने बता दिया थोड़ा सा। 3 पॉइंट्स क्या हो गए कॉन्सेप्ट, 3 पॉइंट क्या हो गया आपका डिफर्स, एंड 2 पॉइंट आपके क्या हो गए इज वाले हो गए। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा पॉइंट। और 2 एक्स्ट्रा पॉइंट जो है नॉट इजिली मेजरेबल एंड यूटिलिटी इज द डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। अब इसको भी मैंने शॉर्ट में लिखा, किस तरीके से माइंड में क्लिक होगा हाँ इस पॉइंट में क्या पढ़ना था हम लोग को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट्स याद करने का हिंट आपको दे दिया गया। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। इसका रीजन क्या है, ये क्योंकि डिफरेंट है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिफरेंट है। जैसे एग्जांपल की बात करूं, मैं वेजिटेरियन बंदा हूं, तो मेरे लिए जो मीट आइटम है, मीन्स आप जो मीट मछली खाते हो, गोश्त खाते हो, ये मेरे लिए यूटिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं वो चीज़ कंज्यूम ही नहीं करता हूँ। और ये किसके लिए यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा, जो नॉन वेजिटेरियन पर्सन होगा। कॉन्सेप्ट समझा? नहीं तो दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे सिगरेट मैं नहीं पीता हूँ, तो जो सामने वाला पीता है उसके लिए यूटिलिटी है, बट मेरे लिए यूटिलिटी नहीं है वो चीज़। कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आता है। 2 एग्जांपल थे, दोनों दे दिए। मतलब जो चीज़ मैं कंज्यूम नहीं करता, वो प्रोडक्ट, वो कमोडिटी मुझे यूटिलिटी डिराइव नहीं कर देगी। और ये सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। हो सकता है वो कमोडिटी सामने वाले के लिए यूटिलिटी है, बट मेरे लिए नहीं है। तो सामने वाले जो उसको सिगरेट पीता है उसके लिए यूटिलिटी होगी। रिलेटिव कॉन्सेप्ट, यूटिलिटी रिलेटिव कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये प्लेस और टाइम के साथ इसका रिलेशन है। कहाँ पढ़े ये? ऑलरेडी यहाँ पढ़ चुके हैं। यूटिलिटी का रिलेशन प्लेस के साथ भी है, टाइम के साथ भी है। सेम एग्जांपल जो यहाँ पे हम लोग ने दिया था, वही सेम एग्जांपल आपको देना है। दोनों प्लेस एंड टाइम का 2 एग्जांपल देना है। एक प्लेस का आप दे देना, जैसे मैंने बताया था जम्मू कश्मीर में वुलन क्लॉथ्स का यूटिलिटी ज्यादा होता है कंपेयर टू महाराष्ट्र का। दूसरा टाइम का देना है तो अम्ब्रेला का दे देना। अम्ब्रेला का रेनी सीजन में यूटिलिटी ग्रेटर हो जाता है कंपेयर टू अनदर सीजन। अदरवाइज आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक या फिर एसी का दे देना कि भाई इसका यूटिलिटी समर वेकेशन में ज्यादा होता है, इसको समर वेकेशन में लोग ज्यादा खरीदते हैं। इथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट, अब ये जो रहते हैं जैसे यहाँ पे पढ़ लिए, तो इस लास्ट भी इसी के जैसा है। जो एक कॉमोडिटी है वो सामने वाले के इथिकल न्यूट्रल पे डिपेंड है, मतलब सामने वाले के बिहेवियर पे डिपेंड है, उसका यूज वो किस तरीके से करता है। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा नाइफ, मीन्स जो चाकू हमारी होती है, चाकू का यूज जो हाउसवाइफ होती है वो किस पर्पज के हिसाब से करती है? वेजिटेबल्स कट करने के लिए करती है, सब्जियां कट करने के लिए करती हैं, फल कट करने के लिए करती हैं। बट एक जो जैसे बोल सकते हो जो चोर होता है, थीप जो होता है, या फिर जिसको जो थीप होता है वो क्यों इसको यूज करता है? वो यूज करता है बेसिकली किसी का मर्डर करने के लिए, मीन्स हार्मफुल, मतलब उसको नुकसान पहुंचाने के लिए उसको करता है। नेक्स्ट अगर डिफर्स की बात करेंगे, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर एंड यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर एंड यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। अगर तीनों पॉइंट का मतलब ये बोलना चाहते हैं सिंपल कि यूटिलिटी डिफरेंट है एंड प्लेजर डिफरेंट है। मतलब ऐसा नहीं कोई भी कमोडिटी से अगर आपको यूटिलिटी मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उससे आपको प्लेजर भी मिलेगा, मतलब खुशी भी मिलेगी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूटिलिटी जैसे देखो सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिखा इंजेक्शन। अब तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर के पास जाना पड़ा, डॉक्टर ने क्या किया? इंजेक्शन दे दिया, यूटिलिटी मिला। बट कोई भी पेशेंट उस टाइम पे प्लेजर रहेगा, मतलब खुशी महसूस होगी? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब होता है यूटिलिटी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है एंड प्लेजर डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। एग्जांपल से याद रखना आपको, इंजेक्शन डॉक्टर की याद आ जाएगी यहाँ पे। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। अब इसमें याद देखो, यूटिलिटी अलग चीज है, यूजफुलनेस अलग चीज है। जो कमोडिटी से हम लोग को यूटिलिटी मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोडक्ट, वो कमोडिटी हमारे लिए यूजफुल है। जैसे आज की जनरेशन में भाई लड़के मीन्स मोस्टली स्टूडेंट्स हमारे नहीं, पूरी जनरेशन का वो हालत है, सिगरेट पीना, बियर पीना, ये सब पीना ज़्यादा कर दिए हैं, गुटखा खाना। उससे इनको यूटिलिटी तो मिल रहा है, लेकिन भाई उनके हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट है, वो उनके हेल्थ के लिए यूजफुलनेस नहीं है। एग्जाम्पल मैंने सिगरेट्स का दिया, सिगरेट्स पीते हैं, यूटिलिटी मिलता है, बट
अपनी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन। जैसे मैंने बताया तो भाई सेटिस्फैक्शन अलग चीज़ है, यूटिलिटी अलग चीज़ है। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा रहा, कुछ स्टूडेंट को यूटिलिटी मिला, कुछ को डिसयूटिलिटी मिला, और कुछ को तो कुछ समझ में ही नहीं आया, कुछ को तो कुछ समझ में ही नहीं आया। तो उनके लिए क्या रहेगा, वो सेटिस्फाई थोड़ी हुए होंगे हमसे, सेटिस्फाई नहीं हुए। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट उनको समझ में ही नहीं आया, सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। तो यूटिलिटी से, यूटिलिटी आगे आप डिटेल लॉ में भी पढ़ोगे तो वहाँ पता चलेगा भाई कि जरूरी नहीं हर बंदा सेटिस्फाई हो। सेटिस्फाई कब बोलेंगे, जब वो फाइनल मतलब फुल सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, बंदा सेटिस्फाई हो गया, उसको बोलते हैं सेटिस्फाई। तो यूटिलिटी ये बोलता है पूरा सेटिस्फैक्शन से थोड़ा सा डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंट थोड़े कॉन्सेप्ट हैं। यूटिलिटी इज बेसिस ऑफ डिमांड, बोल रहे डिमांड पे बेस है, बिल्कुल है। अम्ब्रेला, जैसे एग्जाम्पल अम्ब्रेला का दिया था, रेनी सीजन आया तो रेनी सीजन आया तो भाई अम्ब्रेला की डिमांड बढ़ी तो यूटिलिटी बढ़ी। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जो कॉमर्स के स्टूडेंट थे, जो मैंने हमारे यहाँ के जो माहौल है वहाँ पे मैंने देखा, कॉमर्स के स्टूडेंट पहले आराम से पढ़ाई करते, पहले टेंशन फ्री रहते, कॉलेज घूमने फिरने के लिए जाते हैं। एग्जाम आए तो टेंशन बढ़ गया, सर पासिंग कैसे लाना है, मोस्टली स्टूडेंट्स की बता रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या हो गया, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताओ, सर इंपॉर्टेंट वीडियो बताओ, सिर्फ पासिंग का बताओ। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब उनका डिमांड है भाई इंपॉर्टेंट वीडियो का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, सर फिक्स क्वेश्चन ही दे दो पास हो जाए। अब डिमांड है तो डिमांड उस चीज की है, तो यूटिलिटी भी उस पर्टिकुलर चीज का होता है। नहीं समझा? जैसे दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो, अम्ब्रेला का एग्जांपल दिया, समझ में आया। स्टूडेंट्स के लिए, जैसे स्टूडेंट जो होते हैं मोस्टली जो पढ़ने लिखने वाले, उनके लिए बुक्स हो गई, बुक्स की डिमांड वो ज़्यादा करेंगे, पेन की डिमांड करेंगे, प्रिंटिंग स्टेशनरी वाले आइटम ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो उसकी यूटिलिटी भी तो करेंगे भाई, उसको लेके क्या करेंगे, घर पे थोड़ी रखेंगे, उसको यूज भी तो करेंगे। यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। एग्जाम्पल आप देखो समझ सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम लोग कुकिंग में करते हैं, हीटिंग में करते हैं, लाइटिंग में करते हैं, मतलब डिफरेंट यूज़ हम लोग कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, और अलग अलग टाइम पे सेटिस्फेक्शन अपने को मिल सकता है। जैसे इस टाइम पे मैं इलेक्ट्रिसिटी लाइट के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो सामने वाला कोई और किसी पर्पज के हिसाब से यूज़ कर सकता है। मतलब एक ही कमोडिटी को हम लोग अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, सेम टाइम सेम अलग अलग प्लेस पे। नॉट ईजिली मेजरेबल, बोल रहा है कि इसको मेजरमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? अब जैसे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, अब जो वीडियो देख रहे होंगे ये गारंटी नहीं है कि जितने बच्चों ने हमारा वीडियो देखा है सबको कॉन्सेप्ट समझ में आए। पता चल सकता है क्या? उसको माप सकते हो क्या? काउंट कर सकते हो क्या? पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि यूटिलिटी इनटेंजिबल नेचर का है, इनविजिबल है, वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड है भाई कि यूटिलिटी उसको कितना मिला, मतलब कितना उसको कॉन्सेप्ट समझ में आया, कितना वो बंदा सेटिस्फाई हुआ है, तो उसको मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल। लास्ट, यूटिलिटी इज डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट, इंटेंसिटी ऑफ वांट। ये देखो, ये तो आप लोग के ऊपर एकदम परफेक्ट एग्जांपल है, इंटेंसिटी ऑफ वांट। अब जैसे लोगों की वांट बताया मैंने भाई, अब एग्जाम नजदीक आ गया है, हॉल टिकट हाथ में आने वाला है, अब लोगों की वांट क्या हो गई कि भाई यूटिलिटी, अब जो है जो वांट्स है उनकी इंटेंसिटी हो गई, मतलब इंटेंसिटी मीन्स होती तीव्र, तेज हो गई। अब उनको तेजी से उनकी चाहत बढ़ने लगी है। जैसे एग्जांपल पहले आप समझ लो, दूसरा उसके बाद आपके ऊपर आते हैं। हंगर पर्सन, कोई भूखा इंसान है, तब उसकी यूटिलिटी क्या होगी, भाई जल्दी खाना चाहिए मुझे, अब जल्दी खाना चाहिए, और जितनी जल्दी खाना मिलेगा बंदा उतना सेटिस्फाई होगा, यूटिलिटी उतना मिलेगी उसको। अब जैसे यहाँ पे मैंने बताया आप लोग का, अब एग्जाम नज़दीक आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए, कैसे भी करके पास होना है, तो वांट्स आपकी क्या हो गई, इंटेंसिटी ऑफ वांट क्या हो गई आपकी, हायर हो गई है, ज़्यादा हो गई है। तो ज़्यादा हो गई है तो इससे क्या होगा, यूटिलिटी आपका क्या रहेगा, तीव्र गति से बढ़ेगा। जैसे ही वीडियो गया, जो स्टूडेंट्स, जो बंदा यहाँ पे पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है, वो फटक से क्या करेंगे, वीडियो देखेंगे, जो भी आपका रिवीजन का नोट्स दिया गया उसका प्रिंट आउट लेंगे, या फिर डायरेक्टली नोट डाउन करेंगे और पढ़ना चालू करेंगे। तो यहाँ पे आपकी इंटेंसिटी ऑफ वांट क्या हो गई है, हायर हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि एग्जाम आपका नजदीक हो गया है। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो, दो क्वेश्चन हम लोग ने क्या किए, कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लॉ ऑफ डीएमयू विथ अजम्पशन एंड एक्सेप्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक का, लॉ ऑफ डीएमयू विथ अजम्पशन एंड एक्सेप्शन के बारे में बात करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर में आएगा तो आपको किस तरीके से लिखना है। यहाँ पे देखिए, पहला तो फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन रहेगा, जो लॉ ऑफ डीएमयू है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा। इंट्रोडक्शन में देखिए, मैंने बताया कि ये जो जिन्होंने ऑलरेडी कवर किया तो वो आप देखिए किस तरीके से रिवीजन करना है, या फिर मैंने बताया कि ये जो मोस्टली रिवीजन का जो सीरीज चालू करने का जो पर्पस था, वो जो काफ़ी बच्चों ने जिनका मतलब सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ था उनके लिए
तो शॉर्ट में देखिए याद कैसे करेंगे या फिर समझेंगे कैसे। जो लॉ ऑफ डीएमयू है इसको फर्स्ट दिया किसने था, प्रोफेसर गोशन ने दिया था, इसीलिए इसे गोशंस फर्स्ट लॉ भी बोला जाता है। फर्स्ट लॉ इनका यही था, बट इसको डिटेल में डेवलप किसने किया, मतलब फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया कि जो लॉ ऑफ डीएमयू है उसको फर्स्ट जो है आपका दिया किसने था, इंट्रोड्यूस किसने किया था, स्टेटेड किसके द्वारा किया गया था, प्रोफेसर गोशन के द्वारा किया गया था, इसीलिए इसको गोशन फर्स्ट लॉ भी बोला जाता है। बट इसको डिटेल में डेवलप किसने किया था, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने किया था। इनकी बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक, और कौन से ईयर में किया था इन्होंने, 1890 में किया था। और इस लॉ में वो क्या बताना चाहते हैं, बिहेवियर ऑफ ए रैशनल कंज्यूमर, एक रैशनल कंज्यूमर का क्या बिहेवियर रहेगा। रैशनल कंज्यूमर मींस जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेना, इसको बोलते हैं रैशनल कंज्यूमर। स्टेटमेंट अभी आपको लास्ट में बताया जाएगा कि स्टेटमेंट में क्या लिखना, और स्टेटमेंट याद रखना, स्टेटमेंट किसी भी लॉ में स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और स्टेटमेंट आपको जैसा दिया है सेम वैसे ही लिखना, मीन्स स्टेटमेंट आपको रटना है एक तरीके से। स्टेटमेंट अपनी वर्ड का नहीं लिख सकते हो आप, स्टेटमेंट जो भी आपको टेक्स्ट बुक में दिया है सेम आपको स्टेटमेंट वहां पे लिखना है। नेक्स्ट अगर पार्ट की बात करें शेड्यूल, शेड्यूल में आप देखोगे यूनिट ऑफ कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। अब जो मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स क्या होता है, मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है एडिशन। जैसे एग्जांपल इन केस मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी मैंने कोई कंज्यूम किया, कोई बंदा बहुत ज्यादा भूखा था, उसने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया, तो उसको कितना यूटिल्स मिल रहा है, 8 यूटिल्स। यूटिल मीन्स मैंने बताया था यूटिलिटी को मेजरमेंट किया जाता है यूटिल्स में। इन केस यूटिल्स नहीं समझता आप समझो 8 पॉइंट्स मिला। फर्स्ट बहुत इंसान भूखा था, कोई आदमी था जो बहुत ज्यादा भूखा है, फर्स्ट कमोडिटी दिया उसको 8 यूटिल्स, मतलब 8 पॉइंट्स उसको मिला। अगर मैं वही सेम कमोडिटी उसको दूं, फिर से सेम कमोडिटी दे रहा हूं, मीन्स होमोजीनियस प्रोडक्ट सेम दे रहा हूं, तो मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहां पे देखिए मार्जिनल मीन्स होता है एडिशनल, जो उसने एडिशनल यूनिट, एक एक्स्ट्रा यूनिट जो कंज्यूम किया उस टाइम पे, जो उसको यूटिलिटी डिराइव्ड हुआ है उसको बोला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे मैं पूछूंगा सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया तो उसको कितना मिल रहा है, 6, तो सेकेंड यूनिट एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पे जो उसको यूटिलिटी मिला है, मार्जिनल यूटिलिटी, वो कितना मिला है, 6 मिला है। और यहाँ पे ये क्या होगा, डिक्लाइन हो रहा है, मीन्स डिमिनिश हो रहा है, कम हो रहा है। थर्ड अगर मैं फिर से कंज्यूम करने के लिए सेम प्रोडक्ट अगर दे रहा हूँ तो मार्जिनल यूटिलिटी और कम होगा, मीन्स जो यूटिलिटी मिल रही थी वो धीरे 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 डिमिनिश होने लगेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, फोर्थ अगर दिया तो 2 हो गया, फिफ्थ दिया तो 0 मीन्स हो गया यहाँ पे बंदे का पेट भर गया। मतलब अगर किसी पर्सन को हम लोग सेम कमोडिटी कंज्यूम करने के लिए दें तो जो एक्स्ट्रा एडिशनल यूटिलिटी पे, एडिशनल कमोडिटी पे जो बंदा यूटिलिटी डिराइव्ड कर रहा है वो धीरे 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 डिमिनिश होने लगती है, और एक ऐसे स्टेज पे भी पहुंच जाएगी जहां पे वो फुल सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे मीन्स 5th यूनिट पे बंदा फुल सेटिस्फाई हो गया है। बट अगर इसके अलावा अभी मैंने फिर से दे दिया एक्स्ट्रा यूनिट, तो देखा रहेगा ज्यादा कंज्यूम कर लेने पे सब बाहर भी आ जाएगा, सब मीन्स कुछ तो बाहर आ जाएगा, इसलिए 6 यूनिट पे कहाँ पहुंच जाएगा, निगेटिव में पहुंच जाएगा। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं लॉ की बात करूँ, ये लॉ क्या बोलना चाहता है, ये लॉ ये बताना चाहता है किसी भी कंज्यूमर को अगर हम लोग सेम कमोडिटी, होमोजीनियस नेचर का गुड्स अगर कंटिन्यू देते रहेंगे तो एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पे जो उसको यूटिलिटी मिलेगा वो धीरे 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 क्या हो जाएगा, डिमिनिश होने लगेगा, और एक ऐसे भी स्टेज पे पहुंच जाएगा जहां पे उसका मार्जिनल यूटिलिटी बिकम 0 एंड फर्दर अगर फिर से उसको कंज्यूम करने के लिए दिया जा रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी बिकम नेगेटिव। क्लियर हो गया। अब इसके बेस पे हम लोग यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। फर्स्ट पे कितना 8 है, तो फर्स्ट पे आप चले जाओ 8, यहाँ मिल गया आपको 8। सेकंड पे कितना 6 है, तो सेकंड पे आप आ जाओ 6, मतलब इधर। थर्ड पे कितना दिख रहा है आपको 4th, थर्ड पे आप आ जाओ 4th। 4 पे कितना दिख रहा है 2, 4 पे कितना दिख रहा है 2, 5th पे यहाँ पे 6 में -2, तो -2 आपका नीचे आएगा, तो यहाँ पे आ जाओ आप माइनस पे। क्लियर हो गया। तो मैं यहाँ पे हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ, आप जब प्रॉपर एक पेंसिल स्केल का यूज करोगे तो ये इस तरीके से प्रॉपर अगर गैप आपका रहेगा तो ये इस तरीके से प्रॉपर जाएगा। और ये देखो लास्ट वाले यूनिट को आप थोड़ा सा इस तरीके से कलर कर लीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिख दीजिए कि ये डिस यूटिलिटी है। क्या है ये, डिस यूटिलिटी मीन्स यूटिलिटी अब यहाँ पे नहीं मिला, यूटिलिटी अपोजिट हो गया है, मीन्स माइनस में चले जा रहे हो। और इस टेबल से क्या पता चल रहा है, देखो इधर आप, मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है,
मार्जिनल यूटिलिटी जीरो भी हो सकती है, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है, याद रखना ये म्यू। क्लियर हो गया। अब डायग्राम को क्या एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। फर्स्ट आप ये बता दो कि एक्स एक्सिस को किसको रिप्रेजेंट किया है, तो यूनिट ऑफ कमोडिटी को रिप्रेजेंट किया है मैंने, एंड वाई एक्सिस पे किसको रिप्रेजेंट किया है, एम यू मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी को किया है। सेकेंड पॉइंट आप क्या बता सकते हो कि जो हमारा एम यू कर्व है, इसको एम यू कर्व मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी जो कर्व है कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोप हो गया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट की तरफ में। क्लियर हो गया। मीन्स एम यू जो हमारा कर्व होता है वो नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि अपोजिट जा रहा है ये। क्लियर हो गया। तो लॉ में देखिए, लॉ का फॉर्मेट क्या है आपका, इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, शेड्यूल, शेड्यूल का एक्सप्लेन थोड़ा करोगे आप, डायग्राम, डायग्राम का एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद अगर 8 मार्क्स का आता है तो आपको अजम्पशन या अदरवाइज एक्सेप्शन दिया रहता है। अजम्पशन मतलब जब ये लॉ आप अप्लाई करोगे तो कुछ अजम्पशन को भी आपको ध्यान में रखना है, कुछ चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे पहला ही पॉइंट बोल दिया रैशनैलिटी, ये तो इंट्रोडक्शन में हम लोग ने पढ़ा। इंट्रोडक्शन में बोला था कि ये जो बिहेवियर है किसके ऊपर हमको देखना है, रैशनल कंज्यूमर को। अगर ये लॉ मुझे अप्लाई करना है और मैं किसी ऐसे पर्सन को पकड़ लूं जो ऑलरेडी खाया पिया है, तो उसके ऊपर ये लॉ अप्लाई करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा। तो ऐसे बंदे को पकड़ना है जिसका मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा मैं कंज्यूम करूं। ऐसे तो लॉ बोलते हैं कि ऐसे कंज्यूमर को हम लोग लेंगे जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है, जिसका मेन पर्पज है ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना। होमोजेनिटी की ऑलरेडी बता दिया, जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा होमोजेनियस नेचर का रहेगा, मतलब सेम रहेगा, शेप में, डिजाइन में, सब में सेम रहना चाहिए। नेक्स्ट कॉन्टिन्यूटी की बात करें। कॉन्टिन्यूटी मीन्स होता है लगातार। ऐसा नहीं है कि एक अभी कंज्यूम किया, एक 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद कंज्यूम किया। लॉ बोलता है कंटिन्यू नेचर का होना चाहिए, लगातार कंज्यूम करना चाहिए। क्लियर है, टाइम गैप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बोलता है डिविजिबिलिटी, मीन्स डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। अब जैसे जो बड़े कॉमोडिटीज होते हैं, क्लियर है, वो बड़े कॉमोडिटीज को आप कट करो ताकि क्विक कंज्यूम कर सको, मतलब इजीली फटाफट कंज्यूम कर सको। इसके लिए इसको बोलते हैं, जो बड़े कॉमोडिटीज हमारे होते हैं उसको डिवाइड आप कर दो। कार्डिनल मेजरमेंट, कार्डिनल मेजरमेंट मतलब बोलते हैं जो लॉस को अगर समझना है तो कुछ नंबर्स में मेजरमेंट भी करना पड़ेगा, कितना यूनिट कंज्यूम किया, कितना उसको पॉइंट्स मिला, मीन्स यूटिल्स कितना सामने वाले को मिला। मेजरमेंट करने, अगर मेजरमेंट हम लोग करते तो इससे लॉ को समझने में थोड़ा सा इजी होता है। नेक्स्ट बोलते हैं रीजनेबिलिटी। रीजनेबिलिटी मतलब ये बोलना चाहता है कि जो भी कॉमोडिटी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं उसको नॉर्मल साइज में कंज्यूम करना है अपने को। जैसे नॉर्मल साइज का मतलब क्या है, जैसे हम लोग चाय पीते हैं, टी, वो किस में पीते हैं, किसी भी कप में, तो अभी कप में पीना है। अब इन केस किसी बंदे ने बोला चलो ठीक है, ये जो चाय मैं पी रहा हूँ वो मैं चम्मच से पीऊंगा, तो ये फिर लॉ का रूल नहीं बोलता है। लॉ का रूल जो बोलता है भाई, बोलता है रीजनेबिलिटी होना चाहिए, मतलब जो उस प्रोडक्ट का नॉर्मल साइज है उसी में आपको कंज्यूम करना है, ना तो बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए, ना ही वो बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट 7 पॉइंट कॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंसी मीन्स होता है टेस्ट, हैबिट, इनकम, ये सब चीज़ें जो कंज्यूमर की हैं वो चेंज नहीं होनी चाहिए। जब ये लॉ आप देखोगे तो कॉन्स्टेंसी मीन्स होता है इनकम हो गया, उसका टेस्ट हो गया, प्रेफरेंस हो गया, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए। लास्ट है सिंगल वॉन्ट, तो ये ऑलरेडी पढ़ा है, सिंगल वॉन्ट्स होना चाहिए जब ये लॉ आप अप्लाई करते हो तो ये अजम्पशन हो गया। आपको एग्जाम में क्या करना है, 5 to 6 से लिखना है, 5 to 6। अब आपको जो इजी लगता है वो आप उसमें से देख सकते हो। अगर एक्सेप्शन की बात किया जाए, एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन सबसे उल्टा हो जाता है। उल्टा मीन्स क्या होता है, यहाँ पे हम लोग ने बात किया कि जैसे पूरे लॉ का ये कंक्लूजन निकल रहा है कि जैसे जैसे एडिशनल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम किया जा रहा है, जो हमारा एमयू है वो डिमिनिश हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है। बट ये एक्सेप्शन के केस में एमयू जो हमारा रहेगा वो इंक्रीज होगा, तभी तो लॉ को अपोजिट हो गया है। लॉ का उल्टा चलता है एक्सेप्शन में, लॉ का अपोजिट चलेगा। लॉ बोल रहा था जैसे एडिशनल यूनिट कंज्यूम करोगे मार्जिनल यूटिलिटी बिकम नेगेटिव, बट यहाँ पे एक्सेप्शन वाले केस बोले हमारा एमयू और बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। जैसे पहला हॉबीज के केस में, हॉबीज के केस में सिंपल सा आप देखोगे बहुत सारे लोगों को क्या रहता है, जो पुराने कॉइन्स होते हैं उसको कलेक्ट करने की आदत होती है। क्लियर है, बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिसको पुराने कॉइन हो गए, स्टैम्प हो गए, ये कलेक्ट करने की आदत है। अब उनको कोई पुराना कॉइन मिला
पुराना कॉइन मिला, उनको जो यूटिलिटी मिली, अब जब मेरा सेकेंड एडिशनल यूनिट मतलब फिर से जो दूसरा कॉइन मिलेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी उनकी और हाई हो जाएगी, मतलब इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनकी वो हॉबी है कॉइन कलेक्शन का। अगला यूनिट मिलेगा मतलब फिर से कोई पुराना कॉइन मिला तो उनका मार्जिनल यूटिलिटी और इंक्रीज होगा। क्लियर हो गया? अब इस तरीके से देखो, मेजर मीन्स होता है कंजूस। अब किसी कंजूस का मीन्स उसका कोई 1 रुपया बचा तो यूटिलिटी क्या होता है, मीन्स एडिशनल बचा तो यूटिलिटी और हाई होता है। वो सोचता मेरा और पैसा बचना चाहिए, नेक्स्ट टाइम जैसे 10 रुपीज बचा तो सोचेगा कि नेक्स्ट टाइम और बचना चाहिए। मतलब ये एमयू उस केस में क्या होगा, डिमिनिश नहीं होगा, इस केस में भी इंक्रीज आपको दिख रहा है। नेक्स्ट होता है म्यूजिक का तो ट्रेंड चल रहा है, कोई न्यू सॉन्ग्स जैसे देखा रहेगा आपने, आता है न्यू सॉन्ग्स आता है तो लोग क्या करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, बार बार सुनते हैं जब तक याद नहीं हो जाता है। याद हो जाता है, इतना पसंद है फिर भी सुनते रहते हैं। ये देखो आज के टाइम पे ज्यादा ये चल रहा है, जिसको जो सॉन्ग्स पसंद आता है, जिस टाइप के सॉन्ग्स पसंद आते हैं, बार बार सुनते हैं, और जितनी बार जितनी रेपिटेशन वो सुनते हैं मार्जिनल यूटिलिटी उनका हाई होते रहता है। क्लियर हो गया म्यूजिक के केस में। नेक्स्ट मनी तो कॉमन सी बात है भाई, मनी है किसी के पास तो कोई भी चीज आप सेटिस्फाई कर सकते हो, कोई भी यूनिट्स परचेज कर सकते हो। तो मनी के केस में मार्जिनल यूटिलिटी कभी जीरो पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी ये बंदा सोचेगा नहीं मेरे पास मनी ना हो, जितना मनी आएगा आने दो, वो चाहे लोअर सेक्शन मतलब गरीब लोग हो अमीर लोग हो, पैसा किसी के लिए, तो मनी के केस में तो वैसे भी कभी पॉसिबल है ही नहीं, जीरो। नेक्स्ट बात करते हैं पावर। अब पावर का मतलब यहाँ पे जिसको जितना पावर मिलता है वो क्या सोचते हैं, मुझे और पावर मिलना चाहिए, समझे कि नहीं? जैसे मंत्री होगा, मंत्री को कोई जो पावर मिलता है वो क्या सोचते हैं, हम उससे बड़े मंत्री मिल जाए ताकि हमको और पावर मिले। मतलब इसमें क्या रहता है, जिस पोजीशन पे है बंदा उससे आगे बढ़ना चाहता है और पावर, मतलब इस केस में भी एमयू हाई रखना चाहते हैं। नेक्स्ट रीडिंग की बात करते हैं। रीडिंग में जो टॉपर्स बच्चे होते हैं भाई, नॉलेज के लिए जो पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, एक बुक्स पढ़ा, एक पब्लिकेशन की बुक्स पढ़ी, तो नेक्स्ट आते हैं अलग पब्लिकेशन की, ताकि उनको डेप्थ नॉलेज हो जाए, उस चीज़ का बारे में अच्छे से डिटेल जानकारी और हो जाए। तो मतलब वो जितना रीडिंग करते हैं एमयू उनका इंक्रीज होते जाता है। लास्ट बात करते हैं ड्रंकर्ड मीन्स जो हमारे पीने वाले लोग हैं, पीने वाले को जैसे एक पैक बना के दिया तो एक पैक में उनको ऑलरेडी कुछ पता ही नहीं चलता है, दूसरा पैक बना के दिया तो उनका जितना पैक आप बनाते दोगे उतना उनकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती रहेगी। तो ये हो गए एक्सेप्शंस के केस। एक्सेप्शन में आप क्या ध्यान रखोगे कि उनकी मार्जिनल यूटिलिटी एडिशनल यूनिट पे क्या रहती है, इंक्रीज होते जाती है। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट करा दिया लॉ ऑफ डीएमयू विद अजम्पशन एंड एक्सेप्शन। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एंड ये भी इंपॉर्टेंट, मीन्स आपको 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया था, बाद में अदर चीजें आपको बोला गया था तैयारी करो। पहले लॉ ऑफ डीएमयू विद अजम्पशन एक्सेप्शन, सेकंड रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। बोला जा रहा है रिलेशन है क्या टीयू एंड एमयू का, तो बिल्कुल रिलेशन है। टीयू मीन्स क्या होता है, समीशन ऑफ एमयू। टीयू मीन्स होता है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मतलब सिंपल सा मैं बोल दूं, जितना कमोडिटी वो बंदा कंज्यूम कर रहे हैं उसका टोटल कर दो, समीशन कर दो, आप जोड़ दो उसको, तो आ जाएगा आपका टोटल यूटिलिटी। जितना भी कमोडिटी कंज्यूम किया मींस ऑल कमोडिटी जितना भी उसने कंज्यूम किया उसकी टोटल जो यूटिलिटी मिली उसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। एमयू के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, क्लियर है। ये टेबल देखिए आपका लॉ ऑफ डीएमयू वाला ही है, सेम वहां तक रखा है, सिर्फ आगे मैं क्या कर रहा हूँ, टीयू ऐड कर रहा हूँ। अब टीयू आप देखो कैसे ऐड होगा, फर्स्ट पे 8 है तो मैंने लिख दिया 8, क्लियर हो गया। सेकंड कंज्यूम किया तो मार्जिनल डिमिनिश हुआ बट टोटल ऐड होता है। 8 + 6 14 प्लस ये 4 हमारा 18 + 2 हमारा 20 + 0 हमारा 20 - 2 हमारा 18। तो यहाँ पे टीयू का मतलब ये सिंपल सा हो गया कि जितना यूनिट बंदे ने कंज्यूम किया, कंज्यूमर ने जितना भी यूनिट कंज्यूम कर रहा है उसका समेशन कर दो, आ जाएगा टीयू। मतलब टीयू का फॉर्मूला क्या है, समीशन ऑफ एमयू। एमयू का समीशन आप करोगे, एमयू का समीशन मतलब बोलते हैं टोटल आप करोगे 18 ही आएगा, 18, या फिर टीयू इक्वल टू नंबर 1 2 3 4 मतलब सबको ऐड करता चलो, जैसे यहाँ पे किया हम लोग ने। क्लियर हो गया। एमयूएन की बात क्या करें, TUN माइनस TUN माइनस 1 मतलब TUN की मीन्स क्या बोलना चाहते हैं, देखो इधर 14 में से 8 गया कितना आ गया 6, तो 6 आपको दिख रहा है। 18 में से 14 माइनस कितना आ गया आपका 4 दिख रहा है। मतलब आपका जब एमयू निकालना है तो TUN
मीन्स टोटल यूटिलिटी का जो नंबर रहेगा ऑफ कमोडिटी माइनस TUN माइनस 1, मतलब बड़े से छोटा माइनस करो, 3 माइनस 2, 4 माइनस 3, 5 माइनस 4, मतलब समझे कि नहीं। तो इस तरीके से माइनस करना है। अब रिलेशन कुछ समझ में आ रहा है क्या है। TU तो सिंपल सा समझ गया सर कि TU मीन्स होता है MU को जोड़ते चलो आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे लास्ट नंबर कितना दिख रहा है 20, इसलिए ये 20 तक गया y एक्सिस। नंबर ऑफ कमोडिटीज तो सेम था, 6 तक गया। MU जैसे आपने बनाया था सेम वैसे ही बनाना है। फिर से देख लीजिए, पहले पे 8 था तो पहले पे 8, सेकंड पे 6 था तो सेकंड पे 6, थर्ड पे अपना 4 था तो 4, 4 पे 2 था 2, 5 पे अपना 0 एंड 6 पे -2। ये लाके आप हाथ से पेंसिल स्केल का यूज करोगे तो आपका प्रॉपर आएगा। इस तरीके से बना था। और इसको नाम दे दो, कौन सा कर्व, MU कर्व, और इसको एरिया कवर कर लो। क्या बोलना है इसको, डिसयूटिलिटी बोलना है। क्लियर। अब एक्स्ट्रा क्या होगा, TU कर्व ऐड करना है। कैसे, फर्स्ट पे हमारा कितना TU 8 तो पहले से ही है। सेकंड पे कितना है 14, सेकंड पे आपका 14 मतलब यहाँ आ जाएगा 14। थर्ड पे कितना दिख रहा है 18, थर्ड पे कितना दिख रहा है 18 आया आपका यहाँ पे। फोर्थ पे कितना दिख रहा है 20, फोर्थ पे 20 आया आपका इधर। क्लियर। फिफ्थ पे भी 20, फिफ्थ पे आ गया आपका 20। 6 पे 18, 6 पे माइनस हो गया, कम हो गया, रिटर्न आ गया 18। तो इसको आप मिला दो। क्लियर हो गया। और ये फिफ्थ वाले को इस तरीके से मिला दो। क्यों मिला दो, क्योंकि ये हमारा फुल सेटिस्फैक्शन दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये फुल सेटिस्फाई है। देखिए मैंने बताया था MU पॉजिटिव है, 0 भी है, निगेटिव है, बट TU आपको क्या दिख रहा है, TU पॉजिटिव दिख रहा है। TU कभी निगेटिव नहीं होता, TU हमेशा पॉजिटिव होता है। अब ये टेबल शेड्यूल जो आपको दिख रहा है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन देखो किस तरीके में। शॉर्ट में मैंने लिखा है क्या करना है। जब उसने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया, जब कंज्यूमर ने ये फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो कितना यूटिलिटी मिला उसको, मार्जिनल 8। TU कितना मिला 8, मतलब जब इनिशियली किया गया, मीन्स स्टार्ट किया गया, उस स्टेज पे TU एंड MU क्या होता है, सेम होता है। TU एंड MU क्या होता है, सेम होता है। लेकिन जैसे ही सेकंड यूनिट कंज्यूम किया, मार्जिनल यूटिलिटी आपको क्लियर दिख रहा है 8 to 6 मींस डिमिनिश हुई। टोटल यूटिलिटी क्या दिख रहा है, इंक्रीज हुई। तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज, MU जो है क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, सीधा हर केस में वही हो रहा है बार बार, बट यहाँ पे कुछ थोड़ा सा नया हो गया। नया क्या हो गया कि ये 0 हो गया, मार्जिनल 0 हो गया और TU मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गया है। अब इससे ज्यादा सेटिस्फाई नहीं हो सकता बंदा, डिस यूटिलिटी में जाएगा। मींस जहां पे TU मैक्सिमम है, जहां पे TU हाईएस्ट है, MU इस केस में 0 होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पे TU हाईएस्ट मींस मैक्सिमम, वहां पे MU 0 रहेगा। अब आगे क्या है, अगर फिर से उसने 6 यूनिट कंज्यूम किया तो मार्जिनल आपका क्या जा रहा है, निगेटिव में जा रहा है एंड TU डिक्रीज होना चालू कर दिया। तो TU जब डिक्रीज होगा इसका मतलब मार्जिनल आपका किस में जा रहा है, निगेटिव में जा रहा है। मार्जिनल किस में जा रहा है, निगेटिव में। तो 4 पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन करना है इसको, शेड्यूल को। और डायग्राम को बार बार बोला जाता है हमेशा, पहले x एक्सिस पे दिखा दो आपने क्या लिखा है एंड y एक्सिस पे दिखा दो आपने क्या लिखा है। क्लियर है। तो x एक्सिस पे हमारा यूनिट्स ऑफ कमोडिटी दिख रहा है, y एक्सिस पे हमने रिप्रेजेंट किया मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी लिखा है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा यही हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे जो हमारा TU कर्व है, तो ये वाला तो हमारा TU कर्व है। TU कर्व आपको क्या दिख रहा है, ये तो सबको पता चल गया भाई, TU कर्व ऊपर जा रहा है सर, अपवर्ड है ये तो देख के लग रहा है अपवर्ड है, ऊपर जा रहा है। तो MU कर्व क्या है, नीचे आ रहा है। MU कर्व क्या दिख रहा है, तो सर ये तो देख के ही लग रहा है, और पहले ही आपने बताया था कि ये डाउनवर्ड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। TU कर्व अपवर्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, MU कर्व मींस डाउनवर्ड नीचे की तरफ आ रहा है। इस तरीके से आपको इसका शेड्यूल डायग्राम वगैरह दिखा देना है। TU का मीनिंग आपको जैसे मैंने बताया था नोट्स में मिल जाएगा, क्योंकि मीनिंग यहाँ पे पूरा डिटेल लिखने का इतना टाइम नहीं है, पूरा डिटेल लिखा जाए, आपको समझाने का कॉन्सेप्ट है। नोट्स मैंने बताया था आपको फ्री मिल रहा है, नोट्स आप कॉन्टैक्ट नंबर आपको शेयर किया गया है, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके फ्री ले सकते हो। रिवीजन नोट्स आपका। तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो गया। तो देन इवनिंग में हम लोग मिलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके, चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी कॉन्सेप्ट को लेके। तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए, मिलते हैं इवनिंग में।
ऑब्जेक्टिव्स के साथ में। अगर आपको कोई भी फ्रेंड्स है, आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी एग्जाम तक का ये बेनिफिट मिल जाए। एंड 100% जैसे मैंने श्योरिटी दी थी कि कंटिन्यू अगर आप हमारे साथ लगे रहते हो तो पासिंग की गारंटी मीन्स, अगर आपका पासिंग की गारंटी वैसे बच्चों के लिए जिनका अभी तक कुछ पढ़ के नहीं हुआ था, बट जिनका ऑलरेडी पढ़ के हुआ है, उनको जिस भी टॉपिक में हार्ड लग रहा है, जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, बार बार बोला जा रहा है, वो टॉपिक को आप कमेंट कर दो। जो टॉपिक का कमेंट मुझे दिखेगा वो टॉपिक को सबसे पहले आपको रिवीजन कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इवनिंग में। थैंक यू सो मच।